हेलो गाइस। तो अभी डीएसएसबी दिल्ली की तरफ से वेरियस वैकेंसी जो है यहाँ पे वो निकल चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते होगे ये जो ऑफिशियल जो यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से यहाँ पे निकल चुकी है, डीएसएसबी जो बोर्ड है उसकी तरफ से यहाँ पे निकल चुकी है। वेरियस वैकेंसीज़ है, काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकल चुकी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो ऑनलाइन जो इसका डेट होगा ओपनिंग का, जिसमें आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, वो आपका 18 तारीख से फॉर्म यानी कि फिलअप शुरू होगा, 18 अगस्त 2025 12 बजे दोपहर से। देन आपका जो लास्ट जो क्लोजिंग है एप्लीकेशन का, वो आपका 16/9/2025 यानी कि 16 सितंबर को आपका जो है फॉर्म वो है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस जगह से, यानी कि 18 अगस्त से, और आपका 16 सितंबर को फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो जो है अगर एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए जो पोस्ट कोड है और क्या क्या पोस्ट यहाँ पे कितनी वेरियस वैकेंसीज है वो अवेलेबल है, ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले तो स्टैटिकल जो क्लर्क है उनके लिए जो पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो ये उसका पोस्ट कोड है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ 11 है। 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि एक ईडब्ल्यूएस में है, एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, यूआर के लिए। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार इस साइड से देखते हैं। जैसे आप अगर यूआर से लाई करते हो तो आप यहाँ पे ये देख लेना। और मैं बता दूँ कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट है इसका, ये किसके अंदर आएगा, जो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर आने वाला है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज दिखते हैं ना, ये ओबीसी का है, और ये आपका एससी का है, और ये आपका एसटी का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये टोटल है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपको दिखेंगे इसमें। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट जो है पब्लिक, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो है उसके लिए जो कितनी पोस्ट है वो, तो उसके लिए 78 पोस्ट है, यानी कि एक वेरी अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको। यूआर के लिए 36 है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए है 25, यहाँ पे एससी एसटी के लिए 4 और 3, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर ही आता है, सेकंड वाली जो पोस्ट मैंने बताई आपको। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट्स हैं वो 10 है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स है। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे है, यहाँ पे मसोन के लिए, मसोन जो पोस्ट की नेम है उसके लिए है। और यहाँ पे जो इसका पोस्ट कोड है वो 21/25 है, ठीक है। तो ये आएगा आपका न्यू दिल्ली कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये आपका आने वाला है। ये भी ग्रुप सी का पोस्ट होने वाला है। इसमें 27 यूआर के लिए सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 16 है, एनएससी के लिए 6 एंड 4 एसटी के लिए। तो और टोटल मिला जुला करके आपका 58 सीट जो है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, आगे चल के देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, यहाँ पे उसके लिए पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, तो दो पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे जूनियर ड्राफ्टमैन यानी कि इलेक्ट्रिक के लिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो है वो 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है। अब आगे देखते हैं हम लोग नीचे चल के। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब 6 नंबर पे जो वैकेंसी है वो यहाँ पे है टेक्निकल सुपरवाइज़र रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ये लाई करता है। ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो इसमें 9 है जो पोस्ट खाली है। सबसे पहले यूआर के लिए 6 सीट्स खाली है यहाँ पर, ओबीसी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 देख लो, और यहाँ पर 1 है आपका एससी के लिए, और एसटी के लिए 0। तो यहाँ पे देख लो पोस्ट का ये उस किस तरीके से विवरण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइज़र का हो गया हमारे पास में। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो आप देख सकते हो 24/25। सो एडवर्टीजमेंट नंबर इज 24/25। सो 7 नंबर नाउ इज़ 25/25, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है जो कि है बैलिफ का। सो बैलिफ जो आता है वो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर आता है, जिसको ग्रुप सी की वैकेंसी में यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। जिसमें टोटल मिलाकर के 14 पोस्ट हैं। और किस तरीके से हैं, तो यूआर में है 7, और आपका ओबीसी में 4 है, एससी के लिए 2 है, और 0 आपका एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। सो ये एक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे इस तरफ जो भी सीट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पर वो ले सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर 8 नंबर में 26/25 जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो कि इसका पोस्ट नंबर है 26/25, जो कि है नायब तहसीलदार। और ये भी ग्रुप बी का वैकेंसी है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर से आता है, ठीक है। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि यूआर के लिए। सो आप लोग सभी लोग इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब आप लोग देख लो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, जो कि न्यू दिल्ली अर्बन शेल्टर प्रोवाइड इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर आता है, जिसके अंदर 9 वैकेंसीज हैं। सो अब द 10th नंबर 28/25, जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेटर, जिसके अंदर 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। सो टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पे आती है निकल करके, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रोग्रामर के लिए, जो है यहाँ पर है, जो कि दिल्ली जो हमारा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है उसके अंदर आता है। तो उसमें जो प्रोग्रामर के लिए है वो है आपका बी यानी कि ग्रुप बी का एक ये है पोस्ट। और इसके लिए 2 वैकेंसीज खाली, जो कि केवल यूआर के लिए है, ठीक है, मतलब जनरल। एंड 30/25 इज़ सर्वेयर। सो सर्वेयर के लिए जो है दिल्ली अर्बन सेक्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, दैट इज़ ग्रुप सी। एंड इसमें यूआर के लिए 10 पोस्ट, एंड
फॉर ओबीसी इट्स 5 एंड एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 19 पोस्ट है और यहाँ पे 1 ये 2 और 1 ये स्पेशल डिसेबल कैटेगरी के लिए। और ठीक है, और यहाँ पर और भी कई सारी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर इस तरीके से कंजर्वेटिव असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर ही आता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रुप बी का वैकेंसी है यहाँ पर, और इसके लिए 1 पोस्ट खाली है। ठीक है, और इसमें 93 पोस्ट खाली है। कौन सी पोस्ट है? तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पे 93 पोस्ट यहाँ पे दी जाती है, जो कि दिल्ली प्रिजन के अंदर आएगा। तो दिल्ली प्रिजन के अंदर जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, जिसमें 93 सीट्स खाली है, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स है। 38 यहाँ पे यूआर के लिए 25, यहाँ पे ओबीसी के लिए 14, यहाँ पे एससी एंड 7 एसटी एंड 9 फॉर ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड है स्टेनोग्राफर के लिए, जो कि उर्दू एकेडमी के लिए है, और इसमें भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें कि 1 पोस्ट खाली है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे है। अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, जिसका जो पोस्ट है नंबर है वो 1 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप 17 नंबर में जूनियर जो है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 1 वैकेंसी है। ठीक है, और चीफ अकाउंटेंट के लिए 1 है, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, और उसके बाद आता है यहाँ पे केयर टेकर। सो केयर टेकर के लिए अच्छी खासी वैकेंसी जो कि 114 है। सो फॉर केयर टेकर यहाँ पे केयर टेकर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर आता है, जो कि ग्रुप सी का है ना। तो इसके अंदर 44 आपका यूआर के लिए है, 34 ओबीसी के लिए एंड 17 एससी के लिए एंड 10 है जो एसटी के लिए। ठीक है, तो ये एसटी के लिए है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 114 बनता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10 सीट्स है। तो जो केयर टेकर है उसके लिए अंडर 114 वैकेंसीज कुल मिलाकर के आती है, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड जो कि ग्रुप सी का है, जो कि वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि ग्रुप सी का है, इसमें 19 सीट्स यूआर के लिए, 18 यहाँ पर आपका ओबीसी के लिए, 6 आपका एसटी के लिए और 5 एसटी के लिए, और यहाँ पे 4 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल मिलाकर के 52 सीट्स। देन आता है आपका ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी, इसके अंदर 32 पोस्ट यहाँ पे खाली है। देन म्यूजिक टीचर के लिए भी है यहाँ पे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर था, जिसके अंदर 3 पोस्ट खाली हैं। एंड उसके बाद फिर आता है हमारे पास में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, अगर आपके पास कुछ भी है डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर, तो दिल्ली ज्वेलरी बोर्ड जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, उसके अंदर 50 सीट्स आपको अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें 34 यूआर के लिए होंगी, 1 जो है आपका नॉर्मली होने वाला है आपके लिए ओबीसी के लिए, और 11 सीट आपके एससी के लिए होने वाली है, और 4 सीट जो है वो एसटी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर 16 पोस्ट खाली है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, अब सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है उसके लिए भी यहाँ पे है, जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर आता है, जिसके अंदर 3 पोस्ट खाली है, जो कि तीनों की तीनों यूआर के अंदर है। ठीक है, अब उसका चलते अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है वो भी खाली है यहाँ पर, और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसके अंदर 2 वैकेंसीज खाली है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर आता है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर 2 वैकेंसी खाली है, जो कि दोनों में यूआर में खाली है। ठीक है, देन आगे चलते हैं हम लोग वर्क असिस्टेंट के ऊपर, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर आता है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसीज खाली है। ठीक है, और यूडीसी अकाउंटेंट यानी ऑडिटर दिल्ली यहाँ पे जो है वो किसके अंदर आता है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर 8 वैकेंसीज खाली, जिसमें कि 2 यूआर के लिए है और 2 ओबीसी के लिए है और 0 एससी के लिए है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, तो आप देखिएगा ऊपर में यहाँ पे दिखता ही होगा आपको, तो आप वहाँ पे देख करके अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आगे देखते थोड़ा सा हम लोग, और एक और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी टीचर। सो टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए अब वैकेंसी है, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर है, जिसमें कि 0 है, जिसमें कि 1 वैकेंसी जो है वो आपके लिए यूआर के अंदर आती है, जिसमें 1 ही वैकेंसी खाली है। देन फार्मासिस्ट जो है उन्नानी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के अंदर आता है, इसके अंदर 13 पोस्ट खाली, जिसमें कि 6 जो है वो आपका होने वाला है ये यूआर के लिए, एंड 6 जो है वो ओबीसी के लिए है, एंड 4 जो है आपका ओबीसी के लिए, एंड 2 जो है आपका एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 0 है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल मिलाकर 13 सीट्स यहाँ पे बनती है। नाउ अब अगर कैटेगरी वाइज सीट का डिवीज़न देखेंगे हम लोग, कैटेगरी वाइज सीट का देखें तो हमारे पास यहाँ पे सीट का जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से, कि जो यहाँ पर जो है कि 294 वैकेंसी जो है वो यूआर के लिए है, और 159 वैकेंसीज हमारा ओबीसी के लिए यहाँ पे है, कुल मिलाकर के जो पूरा ऊपर में से है ना। और उसके बाद 74 वैकेंसी जो है वो हमारे यहाँ पे एससी के लिए है, 39 एसटी के लिए, और 49 हमारे पास ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल मिला जुला करके आपका 615 वैकेंसीज बनता है, और 33, 34 एंड 10 कॉन्जिक्यूटिवली जो ऊपर में दिया हुआ था कैटेगरी उसके लिए है, जो स्पेशल डिसेबल्ड कैटेगरी उनके लिए। नाउ कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द फॉर्म, किसके थ्रू आपको डालना है फॉर्म, यहाँ पे साइट जो है वो उसका ऑफिशियल जो है लिंक दिया हुआ है, ये आपका अभी एक्टिवेट नहीं है। 16 आपका जो है वो 18 तारीख से 18 अगस्त से वो है आपका ये ऑनलाइन हो जाएगा वेबसाइट, देन आप वहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। सो https//dssbonline.nic.in पर
ओके। नाउ क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की 16 है, 16/9 यानी कि सितंबर 16 को ये क्लोज हो जाएगा 12 बजे रात को, ठीक है। तो सितंबर 16 तक आप इसको ऑटोमेटिकली भर लें, उसके बाद ये लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगी। और एप्लीकेशन को एडवाइस की जाती है कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जा करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। ये भी मैंने वहीं डाउनलोड किया, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025 यहाँ पर देख लीजिए, एक और एडवर्टीजमेंट आ चुका है यहाँ पे, जो कि दिल्ली स्टैटिकल कलर के लिए है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के जो है वो कितनी पोस्ट है, वो 11 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। जैसे कि यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे जो है सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इसमें जो आपके पास होना चाहिए डिग्री विद मैथमेटिकल स्टैटिक इकोनॉमिक्स एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें से किसी के भी एक आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कोई भी है अगर आपके पास में तो आप कर दोगे। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। पे स्केल देख लो, एकदम बढ़िया बढ़िया पे स्केल दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि 63,000 तक है आपका। तो ग्रुप सी के लिए है ये। पे ग्रेड लेवल 2 यहाँ पे है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपका ये पे ग्रेड जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो पहले तो एज लिमिट देख लेते हैं और रिलैक्सेशन क्या है उसमें। सो 18 से 27 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है एज लिमिट एज पर पैरा 7, यानी कि जो एज लिमिट है वो मैं बताता हूँ। ओबीसी के लिए जनरली जो है 3 साल रहता है, और जो भी स्टेट कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन इन द अपर एज वन ऑफ द मेजर इन द एक्चुअल टाइम स्पेंड इन द कॉन्ट्रैक्चुअल। सो ये भी आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट लेटर नंबर है उसमें लोग देखेंगे अभी नीचे चल के, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक और है यहाँ पे, जो कि पोस्ट नंबर जो था 20/25 है। सो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। सो यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो देख लो, है ना, ये वाली है, जो कि डेट आपका 29/5/2024 को निकला था, है ना। अब इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो क्या होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यूआर के लिए 36 है, ओबीसी के लिए 25, टोटल मिलाकर के 78 बनता है, जो कि हमारा एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है हमारा 10 है, ठीक है। और टोटल मिलाकर कितना बचा है, 78 बन रहा है, ठीक है। सो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें भी आपको 10+2 चाहिए, यानी कि आपके पास आप +2 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड से। कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पे नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आपके पास साइंस होनी चाहिए, आर्ट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, और एसेंशियल स्किल जो है, आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। पे ग्रेड इसमें जो है वो लेवल ग्रुप 4 का मिलेगा आपको, 25,000 से 81,100 तक का ग्रुप सी के लिए। एज रिलैक्सेशन वही है यहाँ पे जो हम लोग नीचे देखेंगे अभी। तो 18 से 27 साल के अगर आप यूआर में फॉल करते हो तो आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए आपको 5 साल की मैक्सिमम एज की जो छूट दी जाएगी, ठीक है, फॉर आर्टिस्ट वर्किंग ऑफ 180 डेज। ना नीचे चलते हैं अभी हम लोग मैसन के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे वो देख लो। जो मैंने ऊपर बताया था आपको 58 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली है वो क्या है, कि पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रैंक ट्रेड। सो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए कि ट्रेड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन से, और 1 साल की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, और इसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि अगर लिटरेट पर्सन है तो हु कैन रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। तो ये आपके पास एक कैटेगरी और होनी चाहिए, शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ मेंशन एंड reputed establishment should be qualified under prescribed test। सो ये है। और एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया, आपके पास 1 साल का होना चाहिए अगर आपके पास डिग्री है तो, सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लिटरेट पर्सन हो तो हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए, किसी दोनों में से कोई भी एक। पे ग्रेड इसमें लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें फिर 90,000 से लेकर के 63,000 तक आपको सैलरी जा सकती है ग्रुप सी के लिए। देन इसका पोस्ट कोड भी ऊपर देख लो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे है। सेकंड नंबर जो है वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट ऑफिसर। सो इसके लिए भी वही है, इसमें पे ग्रेड लेवल 5 है। एंड देन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ड्राफ्टमैनशिप विद 2 years एक्सपीरियंस और एसेंशियल, ओके। यहाँ पे सैलरी जो है वो 25,500 से लेकर के 81,000, यानी कि लेवल 4 का जो आपको ग्रेड पे यहाँ पे मिल रहा है। देन एज रिलैक्सेशन वही है, 18 से 32 ईयर्स आपके लिए एज लिमिट होने वाली है उसके लिए। देन टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजिस्ट के लिए जो आपके पास वैकेंसी यहाँ पे, उसके लिए आपके पास 3 साल का जो बैचलर साइंस के लिए वो होना चाहिए, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी के साथ में, एक इंस्टीट्यूशन और बोर्ड के साथ में, विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का आपको इसमें चाहिए एक्सपीरियंस। किसमें, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी है, इसमें 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर के एक और यहाँ पे है कि 2 year सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी है अगर आपके पास, तो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 year का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। इन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। इसमें पे लेवल 6 का जॉब है, जो कि गैजेट सेंट्रल सर्विस में आता है, नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गैजेट। तो ये आपका
35,000 से लेकर के 1,12,400 तक जा सकता है, यानी कि पे लेवल 6 का ग्रुप बी के लिए वैकेंसी है। ओके, सो अब यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज लिमिट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए जो है वो 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो बैलिफ के लिए है। तो बैलिफ के लिए क्या है यहाँ पे कि बैलिफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके लिए टोटल आपके पास 14 वैकेंसी मैंने ऊपर बताई। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है वो देख लो। सबसे पहले सैलरी जो है वो पे ग्रेड लेवल 1 यानी कि 56,000 तक आपका सैलरी यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपका क्वालिफिकेशन क्या है। सो यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले तो ये एज लिमिट है 18-27 ईयर्स तक है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास एसेंशियल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% अबव। तो अगर आपके पास एक बीए की डिग्री है जो कि यूनिवर्सिटी से है, उसमें आपको 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज आपके पास क्या होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लाइक रेगुलेशन एंड प्रोसीजर का आपके पास होना चाहिए। कॉन्सर्न एंड लैंड स्टेट मैटर का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। या फिर प्रोफेशन ऑफ डिग्री और इन लॉ वुड बी एडेड एडवांटेज। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपके पास एक एडवांटेज होने वाला है। ट्रेनिंग शैल बी इम्पोर्टेड इन न्यू इनकमेंट ऑन द डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन शैल बी लिफ्टेड। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। सो इसके लिए यहाँ पर जो है वो टोटल मिलाकर के 9 पोस्ट है। एंड एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो सीए होना चाहिए, CS ICWA, मास्टर्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। पे लेवल आपका अच्छा खासा 8 पर है जो कि ग्रुप बी के अंदर आ रहा है, जो कि 48,000 से लेकर के आपका 1,51,000 तक जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, खोलो ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड जो है वो सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए जो है यहाँ पे वो दिल्ली सबऑर्डिनेट शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लिए जो यहाँ पे वैकेंसीज है वो कुल मिलाकर के 7 वैकेंसी है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी या फिर जोग्राफी या फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास इन सभी चीज़ें से होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई भी, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका चाहिए कलेक्शन एंड एनालिटिक्स ऑफ डेटा रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल स्टडीज़। तो ये है आपका, ठीक है। रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट, क्या लिखा हुआ है आप एक मिनट रुकिए। हाँ, तो रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट यानी कि कुछ केसेस में रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकता है, अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड जो है प्रोग्रामर का जो वैकेंसी था उसके लिए क्या है, तो प्रोग्रामर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट। और या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, है ना। और आपके पास पास बी यानी कि बी लेवल का एग्जामिनेशन आपके पास पास होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्स यानी कि DOESCC से आपके पास जो है वो बी लेवल का एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो कि RDBMS यानी कि डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब इसका जो पे लेवल है वो आपका पे लेवल 6 है, जो कि अच्छी खासी सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का आपका जो है वो सैलरी होने वाला है ग्रुप बी के लिए, ठीक है। एज लिमिट वही है आपके लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए सेम, ठीक है। एंड सर्वेयर के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी थी उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट में मास्टर इन एंड आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये डिजायरेबल थिंग्स है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कोई भी। और आपको जो पे लेवल है वो आपका पे लेवल 6 होने वाला है यहाँ पर, और 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका जो है वो सैलरी होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए आपको, बस वही चाहिए। और आपका एक और है कि हाइट स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो, तो हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको रेसिडेंट जो हेल्थ के हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। गढ़वाल्स, कुमावास, गोरखास एंड डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल
कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है वो 5 सेंटीमीटर का जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जा रहा है। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट, और इसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको क्लेम करना है अगर तो, जो कि आपका डीएम, एसडीएम और तहसीलदार उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस से बना हुआ होना चाहिए फिजिकल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आपका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए इसमें। रिलैक्स जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है सबके लिए, हिल्स वाले के लिए जितना भी है ऊपर जो मैंने भी मेंशन किया था उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन चेस्ट मेजरमेंट में भी है, ठीक है। अब आप लोग फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए देख लीजिए, तो आपको हाइट चाहिए 157, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपके पास अगर आप फीमेल हो और आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इन एरिया में से किसी में से एक से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। कैंडिडेट क्लेमिंग आपको जो भी है सर्टिफिकेट जो आपका डीएम, एसडीएम या फिर तहसीलदार से आपका बनवाना होगा आपको, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस फॉर पेट फॉर मेल, तो आपका 1600 मीटर का जो दौड़ होने वाला है यहाँ पर रेस होगी आपको, है ना, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। 6 मिनट 30 सेकंड्स में 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, ओके ना। हाई जंप जो आपका वो 3 फीट 6 इंच का होने वाला है और आपका जो ब्रॉड जंप है, लॉन्ग जंप, वो कि 13 फीट का होने वाला है, ठीक है। समझ में आपको? अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर का रेस होने वाला है जो कि आपको 4 मिनट और 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा, यानी कि 800 मीटर आपको 4 मिनट 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा। और आपका नोट, दोज हु क्वालिफाई इन द रेस शैल बी फर्दर एलिजिबल टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट। अगर ये आप क्वालिफाई करते तो उसमें आप हाई जंप में फिर आप कर पाओगे जिसमें 300 फीट आपको 3 फीट आपको जो है वो जंप करना होगा, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव चांसेस मिलेंगी, ठीक है, टू अचीव। और आपका जो ब्रॉड जंप है, लॉन्ग जंप, वो आपको 9 फीट का मारना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते आगे बढ़ के। अब आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो देख लो। मिनिमम जो है आपका विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए, बेटर आई एंड 6/12 इन द वर्स आई विदाउट ग्लासेस, ओके। सो ये आपका होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट नो हैव द नी नॉक नी, यानी कि घुट्टे सटे हुए नहीं होने चाहिए आपके पास में, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और वेन नहीं होना चाहिए, स्क्विट इन द आइज, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ आपको होना चाहिए, है ना, एंड फ्री फॉर एनी फिजिकल डिफेक्ट, है ना। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, समझे आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए जो डिजायरेबल है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और लॉ मैनेजमेंट में। इसका जो सैलरी है वो ग्रुप 6 की मिल गई आपको, ग्रुप बी की नौकरी है, पे ग्रेड 6 का लेवल है यहाँ पे, 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आप लोग देखिए स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी था वो, तो स्टेनोग्राफर में आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप, है ना। और आपका जो स्पीड है वह टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 WPM होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपका 50 मिनट्स आपका होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, एंड टाइपिंग इसकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और आपका जो वर्ड PM है स्टेनोग्राफी में वो आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसका पे ग्रेड जो होने वाला है वो आपका लेवल 4 का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आया आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है वो क्या है, हाँ तो हाँ, उर्दू लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो वैकेंसी था उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है कि सीनियर सेकेंडरी विथ उर्दू, यानी कि आपका जो 12th है वो उर्दू के साथ होना चाहिए, है ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए किसी भी एक में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, आप इलेक्टिव अगर किसी में भी आपका एडिशनल में भी है तो भी आपका ये चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा भी हो सकता है आपके पास लाइब्रेरी साइंस का फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो भी आपका जो डिग्री है वो चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 30 इसका जो है पे लेवल 4 का आपको जो मिलने वाला है, और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनके लिए 40 ईयर्स तक का अकॉर्डेंस है इंस्ट्रक्शंस टू द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार यहाँ पे जो है वो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेकंड जो है वो चीफ अकाउंटेंट का है। तो चीफ अकाउंटेंट के लिए क्या एसेंशियल है भाई, तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स में, यानी कि कॉमर्स में जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए क्या, तो BA की डिग्री जो है वो आपका कॉमर्स से होना चाहिए, है ना। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या फिर CA हो या फिर ICAA हो इंटर के लिए, इंटर ICAA, है ना। तो और सर्टिफिकेट आपका टैली में होना चाहिए, डिजायरेबल ये सब है कि अगर आपके पास है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑन टैली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स और फॉर GST और फाइनेंशियल पावर, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब अभी नीचे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो पे ग्रेड होने वाला है आपका पे लेवल 8 होगा, ग्रुप बी की नौकरी है, 1,51,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है, ओके। सो अब हम चलते हैं असिस्टेंट एडिटर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन आपकी लिखी हुई है, बैचलर डिग्री उर्दू ऑनर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ना, ये सब चीज़ें 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी आपकी चलेंगी, ठीक है। डिजायरेबल क्या है यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये सब आपका डिजायरेबल थिंग्स है। और एसेंशियल आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए, राइटिंग, रिपोर्टिंग, न्यूज़, प्रेस
इंटरफेस ये सब चीज़ों में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ द सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना आना चाहिए। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पे पे लेवल 7 की नौकरी मिल जाएगी, यानी कि 44,000 से लेकर के 1,42,400 तक आपका जो है सैलरी जा सकता है, ठीक है। अब लोग चलते हैं यानी कि सब एडिटर की नौकरी पर, ठीक है। सब एडिटर क्या यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ कि बैचलर यानी कि बीए चाहिए आपको उर्दू ऑनर्स के साथ में, यानी कि ध्यान रखिए आपको उर्दू ऑनर्स चाहिए, पहला तो ये क्वालिफिकेशन, सेकंड ये क्योंकि आपका डिप्लोमा होना चाहिए उर्दू जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये होना चाहिए। देन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिएक्शन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक रिलेशन। सो ये सब चीज़ें आपको चाहिए, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलेगा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रिलेक्शन आपको रिलेशंस में, जो पब्लिक रिलेशंस में, ओके। अब लोग चलते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो आपका 2 साल का चाहिए आपको राइटिंग रिपोर्टिंग और न्यूज़ जो है वो प्रेस रिलीज इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग आना चाहिए। इसके लिए आपको पे लेवल 6 का जॉब मिलेगा, जो कि 1,12,000 तक का सैलरी जा सकता है। उसके बाद आपका सेकंड जो है वो है हेड लाइब्रेरियन का। हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीए, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट से नहीं, आपको उर्दू होना चाहिए उसमें, इलेक्टिव सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपको बैचलर लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आपका चलेगा। बीए ब्लिस का जो आपके पास डिग्री है वो भी चलेगा, है ना। और आपके पास पे लेवल 7 का जो है, पे लेवल 6 का जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, 1,12,000 आपका सैलरी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जो क्या है केयर टेकर का। हाँ, तो केयर टेकर में अच्छी खासी वैकेंसी थी, 92 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, 114 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो उसमें आपको आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि आपका क्या है, मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग केयर टेकिंग इन रेस्पेक्टिव क्लियरली और डिसेबल्ड फ्रॉम अ एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डिजायरेबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एसेंशियल कुछ भी नहीं है, जो मेंशन किया क्वालिफिकेशन बस वही होना चाहिए, ठीक है। पे स्केल जो आपका लेवल 1 का मिलेगा, 56,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। एज लिमिट 18-27 साल है, आप जनरल के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके लिए जो आगे आया है जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे देख लीजिए आप, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, है ना। सॉरी, थोड़ा गलती से हो गया है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, 12th की एक डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 12th की एक डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले तो आपके पास में, और उसके बाद आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये कुछ तरीके से, हाइट आपका 163 होना चाहिए, चेस्ट ये होना चाहिए, आपका एक्सपेंशन इतना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर जो आपको हाइट होना चाहिए, यानी कि 13 सेंटीमीटर आपको कम मांगा जा रहा है फीमेल से। चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल्स के लिए भी है, और एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो है आपका, मिनिमम जो है हाइट स्टैंडर्ड्स है वो एसटी कैंडिडेट के लिए, और न्यू रेसेस सच एस रेसेस एसएमईज भूटानीज, और इन लोगों के लिए जो है वो आपका, इन सभी के लिए मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे सेट किया गया, ठीक है। फीमेल के लिए 140 एंड मेल के लिए 152। मेल जो है फीमेल पास ऑफ फिजिकल टेस्ट आपको कवर करना होगा 25 एंड 16 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली ऑन फुट, ठीक है, इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटों में आप मेल के लिए आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, और फीमेल का 16 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना होगा आपको 4 किलोमीटर्स में, ओके। नॉलेज ऑफ हिंदी आपके पास होनी चाहिए। आपका जो पे लेवल यहाँ पर 3 का नौकरी है, ग्रुप सी का, तो आपको 69,000 तक जो है वो सैलरी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18-27 साल है आपका जनरल के लिए, ठीक है। अब लोग आगे चलते हैं, तो आगे में आपका ये आता है ना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि आपका आ रहा है वैकेंसी जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिपार्टमेंट में बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के साथ में, और यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। सीटेट आपको होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड जो कराती है कंडक्ट, है ना। और आपका बीएड वर्चुअल इंटरव्यू में वो भी चलेगा, ठीक है। डिसाइडेबल कुछ नहीं है, आपका पे लेवल 7 का नौकरी है, ग्रुप बी में आप जाओगे तो 1,40,000 तक का सैलरी जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, म्यूज़िक टीचर के लिए जो वैकेंसी थी उसमें यहाँ पे ये है क्वालिफिकेशन, आप देख लो यहाँ पर, है ना। बीए डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में इस तरीके से, और आप यहाँ पे पढ़ लेना बढ़िया से रोक करके वीडियो को, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं नीचे, अब नीचे चलते हैं तो कैंडिडेट हैविंग नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट नॉट टू अप्लाई, अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई ना ही करें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पे लेवल 7 की जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि 1,42,400 तक जाएगा आपका सैलरी। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पे आपका जो डिग्री है वो आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी तरीके से, आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 ईयर डिप्लोमा आपका चलेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पे लेवल 6 का आपको ग्रेड जॉब मिलेगा यहाँ पे, 1,12,400 से आपका सैलरी हो सकता है, ठीक है। अब इसका भी वही एज लिमिट है जो सभी का होता है, ठीक है। अब इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास डिसिप्लिनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और डिग्री इन लेबर लॉ आपका ये सब आपके पास होना चाहिए। और नो मेल कैंडिडेट्स
who has more than one wife or living, or no female candidates who has to marry a person already have a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment. लेकिन no male candidates who has more than one wife or no female candidates who has married a person already living a wife having a wife shall be eligible for the appointment in case of direct recruitment provided that administration, यानी कि इस केसेस में आपको रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, वेल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पोजीशन इन द नेसेसरी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है डिज़ायरेबल क्या क्या चीज़ है वो देख लीजिए कि डिग्री इन द लॉ और हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि डिग्री इन लॉ और हायर क्वालिफिकेशन है ना, फील्ड ऑफ लेबर प्रोम, यहाँ पे जो पर्सन है, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, ये सब चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही है। पे लेवल 6 की नौकरी, यहाँ पर आपका एज लिमिट वही होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग नीचे चलते हैं, सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका डिग्री होनी चाहिए साइंस में, है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास एक और होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैबोरेटरी वर्क में, डीलिंग विद द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड टेस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पे लेवल आपका 4 का मिलने वाला है, ग्रुप सी का नौकरी, यहाँ पे 81,000 तक आपका सैलरी जो है वो जा सकता है, ओके। अब अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल चुका है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कॉमर्स में, यानी कि यूनिवर्सिटी से बीकॉम आपका होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अकाउंट वर्क में, है ना। और उसका सैलरी जो आपको मिलेगी 1,42,000 तक आपकी सैलरी एक्चुअली सकती है, क्योंकि ग्रुप लेवल बी की नौकरी है और पे लेवल 7 का जो आपको सैलरी वो मिल रहा है, ठीक है। एज जो आपका 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम का 27 ईयर्स होनी, ये आपके जनरल के लिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर है जो, उनके लिए भी यहाँ जो वैकेंसी है वो वहाँ पे देख लो आप, ये क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। एनटीए एनएसएससी आपको सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए रेलिवेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना, नीचे। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाओ, यहाँ पर ये जो सारी वैकेंसी है मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा नोटिस है। आप कैटेगरी जो है वो सीपी यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, इन सारी कैटेगरीज में आपको जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। ये जो एब्रिविएशंस जो इस्तेमाल किए गए हैं वो उसके लिए है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लो आप, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, सिटीजन से इंडिया का, और द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी, 16 टू 70 इतना आपका एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, तो भाई ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है हाउ टू अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे अप्लाई कैसे कैसे करना है वो देख लो, है ना। अब क्या फीस होने वाली है मैं यही बता देता हूँ आपको, है ना। फीस क्या होने वाली है हम लोग नीचे चलते हैं, तो फीस 100 रुपये होने वाली है आपका, बस 100 रुपये फीस है इसकी, तो आसानी से आप भर सकते हो इसको। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी आपका, ये लो, ये तरीके से दिखा रहा आपको, ये रो है 1 टी है जनरल पोस्ट के लिए, जो भी आपका ये जो पोस्ट कोड्स मैंने बताए थे आपको, वहाँ से आप मैच कर लीजिए। और यहाँ पे आपका ये सिलेबस है, ठीक है। तो आप देखते हैं सिलेबस अपना और ध्यान से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब हम नीचे चलता हूँ मैं और नीचे, है ना। यहाँ पे आपका जो है वो आप देखते जाओ, यहाँ बढ़िया तरीके से 1 टीयर है, 2 टीयर, है ना, ये आपका है जो है वो, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका ज़रूरत का काम हो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 एमसीक्यू है, इस तरीके से यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। और आगे चलते हैं नीचे हम लोग, और ये देख दो आप, सभी के लिए सिलेबस भी दिया हुआ है यहाँ पर, एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये देखो, फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट, है ना, टीचिंग पोस्ट 1 ईयर टेक्निकल, है ना, सेक्शन बी, सेक्शन डोमेन जो है डोमेन स्पेसिफिक होने वाला सेक्शन बी, यानी कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका लिया जाएगा उसमें, है ना। सेक्शन है तो जनरल पेपर है, आप ऊपर देख ही रहोगे, 2 टीयर, टीयर 1 डीएसएसबी, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब आप देख लो यहाँ पर कि जो बोर्ड है वो फिक्स्ड किया है क्वालिफिकेशन, क्या कितना मार्क्स पे आप जो है मिनिमम मार्क्स पे क्वालिफाई कर पाओगे एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिलेक्शन मार्क्स नहीं है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है 40 है, और ओबीसी के लिए 35 है, और हमारा जो SC ST कैंडिडेट्स है और PHPW के 30% जो है वो मिनिमम आपका होना चाहिए। इतना आप करोगे तो आप एलिजिबल हो, ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने के काबिल बन जाओ आप, ताकि आप मेरिट लिस्ट के लिए चयनित हो सको। अगर इतना नहीं लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, और जो नोटिफिकेशन है वही पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, है ना। डिसेबिलिटी के लिए जो भी वहाँ पे आपका बताया गया यहाँ पर कि आइडेंटिफिकेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी है, रिजर्वेड कैटेगरी, है ना, तब वहीं पे डालें आप अपना, है ना। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो एक्सटेंडन आप जो आपका एक्सटेंड होगा एज का जो है वो 5 साल आपको मिलेगा, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल है, और PWD प्लस SC ST तो 15 साल आपको मिलेगा, PWD प्लस OBC तो आपको 13 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो फॉर ग्रुप बी अप टू 5 ईयर्स ऑफ, ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको मिल रहा है, ग्रुप सी के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज ऑफ, लाइक 45 ईयर SC ST के लिए, 43 ईयर्स OBC के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो है वो आपका मिलिट्री पीरियड सर्विस प्लस अप टू 3 ईयर्स आपको मिलेगा, ठीक है, मिलिट्री सर्विस के बाद, है ना। वीडियो के लिए सभी के लिए यहाँ पर दिया गया 40 ईयर्स फॉर SC ST एंड 30 ईयर्स फॉर 48 OBC कैंडिडेट्स, है ना। अब आप यहाँ पे और भी देख लो,
इस तरीके से हमारा नोटिस यहाँ पे जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन वाला ख़त्म होता है। तो मेनली आपको यही सब पढ़ना था इसमें, है ना। और आप और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर इसमें मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है। धन्यवाद फॉर वाचिंग। ये देख लो आप, यहाँ पे ऑफिशियल जो मेमोरेंडा है वो यहाँ पे निकल चुका है ना। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप खुद से ही पढ़ सकते हो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, है ना। ये देख लो आप। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें